हमें बनाना है भाई। ये मैंने एंट्रीज डाल रो की हेडिंग्स डाल के रख ली थी भाई, सवाल अटेम्प्ट करने के लिए। तो सवाल में शुरू में तो काफी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन है, उस पर हम एंड में आएंगे। मतलब अभी आएंगे। करना हमें ये है कि ये सारे हमें बजट्स बनाने हैं, मास्टर बजट, जिसके ये ABCD K तक सारे जो है वो कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि अगर जो एक सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो सबसे पहले दे परचेज रॉ मटेरियल, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल का नाम देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड लग के दे डू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के उस पर वो फिनिश गुड्स आ जाती हैं। फिनिश गुड्स सेल होती हैं तो सेल्स आ जाती हैं। अब ये सारी जितने भी हमने टर्म्स के नाम लिए, इन सब का जो है वो अलग अलग बजट बन रहा होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब चीज़ों का। तो ये सवाल यहाँ शुरू हो रहा है। शुरू में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है जो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें कह रहे हैं कि आपने मास्टर बजट बनाना है 2018 का। शुरू हम करेंगे सेल्स के बजट से, कि हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स क्या है। तो वो नंबर इन्होंने A और B में हमें दिए हुए हैं। तो ये मैं नंबर यहाँ डाल देता हूँ कि Q4 का भी 2017 के फोर्थ क्वार्टर की भी सेल्स दी हुई इन्होंने, वो हमें आगे एक जगह काम आएंगे, 55,000। अच्छा, सेलिंग प्राइस इज 400 पर यूनिट। तो इसकी बेसिस पे हम सेल्स इन डॉलर्स निकाल सकते हैं। यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये हमारा हो गया सेल्स बजट पूरा, इतना पार्ट। सेकंड, अब हमें बनाना होगा इसके बाद कलेक्शंस का, यानी जो सेल्स के अगेंस्ट जो कलेक्शंस होगी उनका एक बजट हमें बनाना होगा। उसके लिए अजम्पशंस ये कह रहे हैं कि वॉइस इको हो रही है यार बात तुम्हारी। हाँ, कोई अब सही है ना? परफेक्ट। All sales are credit sales. Optima collects 85% of all sales within the quarter in which they are realized. Other 15% are collected in the following quarter. There are no bad debts. अच्छा, तो एक कोई रिसीवेबल इनका होगा Q4 का, जो अभी हमें इन्होंने बताया हुआ नहीं, वो हम एंड में देखेंगे अगर कोई नंबर है। पहले हम आ जाते हैं Q1 सेल्स पे। रेशो ये लोग कह रहे हैं 85% है। 85% ऑफ सेल्स और 15% ऑफ सेल्स। तो Q1 की जो सेल्स हैं, ये वाली 26 मिलियन, इसका 85% इनको Q1 में ही मिल जाएगा, बिकॉज दे आर सेइंग कि वो सेम क्वार्टर में रियलाइज हो जाती। और इनका जो बाकी 15% है वो हमें मिल रहा है Q2 में, बिकॉज दे हैव सेड के अदर 15% इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वार्टर। तो ये सब अप्लाई हो जाएगा Q2 पे भी। Q2 की सेल्स का Q2 की सेल्स का 85% Q2 में मिल गया, और Q2 की सेल्स का 15% Q3 में मिल गया। Q3 की सेल्स का
85% Q3 में मिल गया और Q3 की सेल्स का 15% Q4 में मिल गया और Q4 सेल्स का 85% है जो हमें Q4 में मिल जाएगा। जो बाकी 15% बचा वो अगले साल के पहले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम सम कर लेते हैं कि हर क्वार्टर में हमें क्या अमाउंट मिल रहा होगा। और फहद, इसमें this should Q1 be- के शुरू में कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया? यार अभी यहाँ इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ assumptions में, तो मेरा ख्याल है कहीं नीचे अब या तो जीरो होगा अगर नहीं कुछ लिखा हुआ, या आई एम नहीं अज्यूमिंग फहद, नीचे कहीं जिक्र आ नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट पेज देखो, इसका उसमें उसका वो है, बैलेंस शीट है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वाले पेज पे जाओ, ये रहा बैलेंस ना शीट एज सबसे। हाँ, तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल आ रही है ना 3.3 मिलियन, तो ये जो अकाउंट हम्म रिसीवेबल 3.3 मिलियन है ये आ जाएगा यहाँ पे 3,300 3.3 मिलियन। सही है भाई, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्वार्टरली कलेक्शंस आ गई और ये पूरे साल की कलेक्शन आ गई। तो ये हमारा कलेक्शंस का बजट इस तरह से पूरा हो गया। सेकंड पार्ट ये हो गया। हाँ, तू हमारा इंस्ट्रक्टर होता ना तो कसम से समझ भी आती। अब यही चीज भाई अगर पढ़ा रहा होता तो मुझे कख नहीं समझ आना था। चलो यार, अल्लाह का शुक्र है, वो सर जल्दी में ज्यादा होते हैं, उनको चैप्टर पूरे करने की ज्यादा पड़ी होती है। 11 चैप्टर दे गए हमें, कितने दे गए, नहीं 10 दे गए। हाँ। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि जो सेल्स होनी है, जो यूनिट्स, उनके लिए हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है। तो प्रोडक्शन बजट बनेगा, तो ये कह रहे हैं देयर इज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यानी जब साल शुरू हुआ था तो कोई इन्वेंट्री नहीं थी। फॉलोइंग एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो हर क्वार्टर की होगी, ये हर क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री दे दी है। अच्छा, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए पहले हमारा हर क्वार्टर की कितने यूनिट हमें सेल करने हैं, बजटेड यूनिट उठा लेंगे हम। उसमें हमें ऐड करना है कि हर क्वार्टर एक एंडिंग इन्वेंट्री भी ये लोग रखेंगे जो अगले क्वार्टर की सेल्स के लिए होगी। तो जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो नंबर इन्होंने हमें यहाँ दिए हुए कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे 13,000 होगी, सेकेंड क्वार्टर में 15, ये इन्वेंट्रीज आ गई। इसको मैं फहद, कॉपी ये जो पेस्ट, एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स है ना, वर्क इन प्रोसेस वाली तो नहीं है ना? नहीं उस पर लिखा हुआ है कि ये फिनिश गुड्स वाली है, ये जो है ना इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमें इस Q1 में जो उस Q1 की सेल्स हैं वो यूनिट्स प्लस जो एंडिंग इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी है अगले क्वार्टर की, ये हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं इस क्वार्टर के लिए, ये आ जाएगा। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पे इन्होंने पहली बात ये की कि देयर इज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो पहले क्वार्टर के लिए तो जीरो आ जाएगा। लेकिन फॉर सेकंड क्वार्टर द बिगिनिंग इन्वेंट्री विल बी जो फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री होगी, यानी जो कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो Q3 Q4 इस तरह चल जाएगा। Q2 में 15,000 एंडिंग है तो वो Q3 की बिगिनिंग हो गई और Q3 की एंडिंग इज Q4 की बिगिनिंग। तो इस रिक्वायर्ड यूनिट्स में से हम बिगिनिंग यूनिट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है हर क्वार्टर में। अच्छा, इसका जो ईयरली नंबर बनेगा वो आप सेल्स तो सम हो जाएंगी चारों क्वार्टर का, लेकिन जो बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो साल की वो एंडिंग लास्ट इन्वेंट्री वाली होगी जो क्वार्टर आएगी 4 की। Q4 की एंडिंग इन्वेंट्री से। सही है। तो राइट। रिक्वायर्ड यूनिट साल के ऐसे आ गए। बिगिनिंग इन्वेंट्री साल की वो होगी जो Q1 की बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, यानी जो साल का बिगिनिंग था, तो ये इसके बराबर रहेगी जो कि यहाँ इत्तेफाक से जीरो थी। तो ये हमारी साल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ गई। ये पूरा हो गया प्रोडक्शन बजट। अच्छा, अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए हमें उसके ऊपर आ जाएंगे अब।
मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये इन्होंने ये दी है कि 3 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ईच मास स्टोरेज यूनिट, यानी जो उनका सेल्स का जो यूनिट है उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल के 3 यूनिट चाहिए, एंड 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट $80। तो यहाँ पहले हम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ले आएंगे जो हमने प्रोडक्शन बजट में निकाली है। ये चारों क्वार्टर की आ गई। मटेरियल पर यूनिट हमें चाहिए 3। तो प्रोडक्शन नीड्स हमारी आ जाएंगी इस तरह से कि इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के यूनिट्स चाहिए। चलो ये एंड में बता दूंगा। अच्छा, एंडिंग रॉ मटेरियल की अगेन इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ महीने के क्वार्टर के एंड पे रखें। सो दे आर saying there are 65,700 units of direct material in beginning inventory on 1st January. At the end of each quarter, Optima plans to have 30% of material is needed for next quarter's unit sales. प्रोडक्शन नीड्स का 30% होगा ना, 30% ऑफ, यानी अगले क्वार्टर की जो प्रोडक्शन है उसका 30% ये मेंटेन करते हैं एज एंडिंग इन्वेंट्री। तो Q1 में जो इनको रिक्वायर्ड एंडिंग मटेरियल है वो होगा जो Q2 की रिक्वायरमेंट है उसका 30%। सेम फॉर Q4, Q2 एंड Q3। Q4 का प्लस एंडिंग मटेरियल, ये इन दोनों का सम हो जाएगा। कुछ मटेरियल हमारा बिगिनिंग का कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा जो उन्होंने यहाँ कहा कि 65,700 है जनवरी 1 को, यानी Q1 का बिगिनिंग जो है वो 65,700 हो गया, और Q2 का बिगिनिंग होगा जो Q1 का रिक्वायर्ड एंडिंग मटेरियल है। ये समझ में आ गया भाई? सही है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो, ये सर जी जी बोल। तौसीफ नहीं है क्या इसमें? सर आ गए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सर भी हैं शायद। यार आवाज तो आ रही है लेकिन तौसीफ भी देखना सर, सर चाहता हूँ आप हैं कितनी मेहनत कर इसमें रहे हैं। या कोई और सर के नाम से आया है? मेरा ख्याल है रुबीना कोई सर के नाम से कोई आया और है ये होगा सर के नाम से। हाँ। यार उस ये व्हाट्सएप डिलीट कर दो। उस अब व्हाट्सएप देखो, जब उस मैंने बोला है व्हाट्सएप में सर तो है। जब मैंने बोला तो निकल गया। ये क्या यार? तो लग रहा हमारा घर गया वो नहीं नहीं, सर नहीं मैं नहीं आएंगे यार, बताऊंगा। सर नहीं आएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। शाहजमाल आ ये गया। मैं तुम्हें बताता हूँ ये ये कौन है। हैदर है शायद। हम्म, मैं नहीं ये जो भी बताऊंगा। है ना, उसकी उर्दू और मेरी उर्दू खराब है, तो यही मुझे लग रहा है वही है। ये चैट बताऊंगा में जो है ना, लिखता है। इसका भाषा बताऊंगा, इसको बताते हैं चलें, अभी। सॉरी, आप डिस्टर्ब कर दिया आपको। अच्छा, तो अच्छा हमें चाहिए कि Q4 में एंडिंग मटेरियल कितना इनको रिक्वायर्ड है। Optima will end the year with the same level of direct materials found in this year's beginning inventory, यानी साल के शुरू में जो 65,700 यूनिट्स है वही साल के एंड पे भी होंगे। तो ये 65,700 यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने निकाला कि कितने हमें कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी हर क्वार्टर में, जो हमने प्रोडक्शन बजट में निकाले थे। 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फिनिश गुड्स। तो हमारी रॉ मटेरियल की टोटल नीड्स आ गई। उसमें हमने पहले ये ऐड कर दिया कि अगले क्वार्टर के लिए भी जो हम मटेरियल पहले से रख रहे होंगे वो आ गया, तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया। इसमें से हमने माइनस किया जो पिछले क्वार्टर से कैरी फॉरवर्ड हो रहे मटेरियल, तो ये हमारे पास आएगा मटेरियल टू बी परचेज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। और अगर पूरे साल का नंबर निकालना हो तो साल की प्रोडक्शन आ जाएगी पूरी 3, ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंडिंग मटेरियल वुड बी जो Q4 का एंडिंग मटेरियल है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड इन दोनों का सम हो जाएगा। बिगिनिंग मटेरियल और एक क्वेश्चन है, ये Q4 वाला ये कैसे निकाला था एंडिंग हमने, जो हम नेक्स्ट का 30% ले रहे थे? यार यहाँ तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो अगले क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है उसका 30% हम रख रहे हैं, सही है। ठीक है, अब Q4 के लेकिन लिए क्या करेंगे?
Q4 का इन्होंने यहाँ लिखा है Optima will end the year with the same level of direct material found in this year's beginning inventory. ओके तो ओके एंडिंग और ओके बिगिनिंग ओके सेम रहेगी, तो जो यहाँ पे सही है बिगिनिंग थी सही है Q1 की वो एंडिंग पे आ गई। तो हम्म, इस तरह हमारे पास ठीक है पूरे साल का आ गया कि हमें मटेरियल कितने परचेज करने हैं। सही है अच्छा, अब हम मटेरियल परचेज जो है तो उसके लिए जो कैश रिक्वायर्ड होगा वो किस किस क्वार्टर में कितना जाएगा, अब हमें उसका बजट बनाना पड़ेगा। तो मटेरियल्स कैश डिस्बर्समेंट बजट आ जाएगा। फाद इसमें भी अकाउंट्स पेएबल आएगा ना? ये हाँ, ये डायरेक्ट मट पेएबल है एक्चुअली, मतलब अकाउंट्स पेएबल में ये अमाउंट जारी होगी और उसकी अभी हाँ अभी हम ओके बनाएंगे कि उसकी पेमेंट्स किस तरह हो रही है। ओके ओके अकाउंट्स पेएबल बस डायरेक्ट एंड में एक नंबर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि बाइज डायरेक्ट मटेरियल ऑन अकाउंट, half of the purchases are paid for in the quarter of acquisition and remaining half are paid in the following quarter, और इसकी कॉस्ट थी 80। so they are saying Q1 purchases अच्छा, यहाँ अगेन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं नंबर वो हम बाद में देख लेंगे। तो Q1 में जो रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है, ये हमने यूनिट्स निकाले थे रॉ मटेरियल के, इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, जिससे हमारे पास आएगा कि टोटल अमाउंट कितना है परचेजेस का, और उसका 50% हम Q1 में पे कर रहे हैं और बाकी 50% हम पे कर रहे हैं Q2 में। ये हो गया। Q2 की परचेजेस जो हैं उसका पहले 80 से मल्टीप्लाई किया, उसका 50% Q2 में आ गया और बाकी 50% Q3 में आ गया। अबे ये पूरा सवाल तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए यार, ये तो बहुत लंबा है। यार यही एक्सेल पे करना थोड़ा फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, पेपर पे करना तो हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंटू यार मिड टर्म का 50%। पेपर कौन सा छोटा था, उसमें तो टाइम कम पड़ गया था। हाँ ये ये भी भी है यार, बात ये है। देते इसी तरह से हैं। इसको बल्कि हो सकता है एमसीक्यू में दे दें, इतने बड़े बड़े सवाल है जिस तरह से उनका जो प्रोसेस है ना, जो उनका प्रोसेस। क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि सवाल समझने का टाइम कितना है ना, वो सिर्फ ये देखते हैं सोल्यूशन कितनी देर में हो रहा है। वो इस चीज को नहीं सोचते कि सवाल हाँ बंदा पढ़ेगा फिर समझेगा फिर अटेम्प्ट करेगा। ऐसा ही है। तो इस तरह हो गया भाई, हर Q2 Q3 Q4 का 50% यहाँ पे हम पे कर रहे होंगे और जो Q4 का बाकी 50% है वो अगले साल पे जा रहा होगा। हर क्वार्टर की पेमेंट हमने इस तरह सम कर ली। अच्छा, जो Q1 में जो पिछले क्वार्टर का पे हो रहा होगा वो हमें अगेन बैलेंस शीट से मिल जाना चाहिए। अकाउंट्स पेएबल फॉर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ओनली 7248, तो ये 7248 ये यहाँ आ गया। तो ये हमारा बन गया मटेरियल्स की कैश डिस्बर्समेंट का बजट। अब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट लेबर का बजट आ जाएगा। So labor का they said कि each mass storage unit uses 5 hours of direct labor और laborers are paid $10 per hour। ये आ गया। Wages and salaries are paid on the 15th and 30th of each month। तो यानी wages and salaries अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, वो उसी हर महीने उसी महीने में ही पे हो जाती हैं, तो उसका कोई आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सो हम बस प्रोडक्शन इनटू 5 और 10 पर लेबर आवर का रेट है। तो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं जो हमने निकाले थे यहाँ, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन
78,000 Q2 Q3 Q4 के नंबर्स लिया है। लेबर आवर्स पर यूनिट है 5। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ये सब तो उस वाले सवाल में था। वेज रेट इन्होंने बताया है $10। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई आवर्स इनटू आवरली रेट। पूरे साल का जो है वो ये सम हो जाएगा। ये 5 ऐसे ही आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 10 और मल्टीप्लाई। अच्छा, तो ये हो गया। अब जो तीसरा कंपोनेंट है प्रोडक्शन का, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो उस पे आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड totals 1 million each quarter. Of this total, 350,000 represents depreciation. All other fixed expenses are paid for in cash in the quarter incurred. ठीक है, fixed overhead rate is computed by dividing year's total fixed overhead by the year's expected actual units produced. Total fixed over actual units produced. Variable overhead is budgeted at $6 per direct labor hour. तो ओवरहेड के इन्होंने दो कंपोनेंट दिए हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। ऑल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द क्वार्टर इनकर्ड। तो पहले वेरिएबल डाल लेते हैं। लेबर आवर्स से लिंक्ड है क्योंकि ये, तो हमने निकाल लिया कि टोटल लेबर आवर्स क्या रिक्वायर्ड है। ये हर क्वार्टर क्या आ गया। वेरिएबल का रेट $6 पर आवर दिया हुआ है इन्होंने। तो ये वेरिएबल ओवरहेड आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड दे आर सेइंग 1 million ईच क्वार्टर है, तो 1 इन दोनों को सम कर लिया, वेरिएबल और फिक्स्ड को, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है कि 350,000 रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इसके हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। तो हमें क्योंकि एंड में एक कैश का बजट भी बनाना है, तो ये नॉन कैश यहाँ पे अलग करना जो है ज़रूरी है। तो ये 350,000 हमने नॉन कैश ओवरहेड लगा लिया। 350,000 रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन। और कैश बेसिस पे जो ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा लग रहा है, उस वो हमने निकाल लिया माइनस करके। ठीक है, तो ओवरहेड का बजट इस तरह आ गया। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द ईयर्स टोटल फिक्स्ड ओवरहेड बाय द ईयर्स एक्सपेक्टेड एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसकी एटलीस्ट फॉर नाउ तो मुझे कहीं पे एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही कि इसको कहाँ यूज होना है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड का वो उन्होंने पी मतलब डॉलर अमाउंट वैसे ही दे दिया है हमें। तो अभी आगे इसके यार वो ऊपर भी कुछ एंडिंग नहीं कर एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट और कॉग्स कैलकुलेट करना होगा ना, वहाँ काम आएगा ये। यार उसके लिए चलो देखते हैं। असल में एंडिंग इन्वेंट्री के लिए देखो, अब ये फिनिश गुड इन्वेंट्री का जो बनाते हैं हम, तो इन्होंने हमें कहा कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लगते हैं 3, तो 3 डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल की यूनिट कॉस्ट है 80। सही है, तो ये 80 आ गया। ये हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं फॉर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। डायरेक्ट लेबर लगते हैं 5 और 10 उसकी 10 पर आवर रिक्वायरमेंट है, और 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है। तो यूनिट कॉस्ट में लेबर लगती है $50।
अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्योंकि डायरेक्ट लेबर से लिंक्ड है तो क्वांटिटी हम इसके बराबर रखेंगे कि 5 आवर्स रिक्वायर्ड है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की यूनिट कॉस्ट आएगी जो साल का टोटल ओवरहेड निकला उसको डिवाइड किया हमने टोटल जो डायरेक्ट लेबर की आवर्स 8.58 और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो गया। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये हमारी टोटल यूनिट कॉस्ट आ गई। ये हमें निकालनी है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की डॉलर वैल्यू पता करने के लिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि हाँ यही चीज की है ना हमने यहाँ पे यार 8.58, जो वो कह रहे थे कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड को उससे डिवाइड कर दे तो एक ही बात हो जाएगी, वो नंबर यही निकल के आएगा 8.58 मैथमेटिकली। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट हमने निकाले थे ऊपर, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग रिक्वायर्ड एंडिंग, या मैं इसी से लिंक कर देता हूँ कि साल की एंडिंग इन्वेंट्री होगी ये। यूनिट कॉस्ट हमने अभी निकाली है 332.9। तो हम जो आखिर में यूनिट्स होल्ड कर रहे होंगे फिनिश गुड्स के, उनकी डॉलर वैल्यू ये हो जाएगी 3.329 मिलियन। इसके बाद हम आ जाएंगे अब सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के ऊपर। सेलिंग एंड एडमिन के भी 2 कंपोनेंट होंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस टोटल 250,000 per quarter including 50,000 depreciation. Variable selling and admin expense are budgeted at $10 per unit sold. तो पहले हम बजटेड सेल्स ले आएंगे, सबसे ऊपर जो हमने निकाली थी बजटेड सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगी फॉर ऑल क्वार्टर्स। इसका रेट है 10 है, हाँ। तो वेरिएबल हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिक्स्ड एक्सपेंस उन्होंने कहा 250,000 पर क्वार्टर है तो 250 इन दोनों का सम हो गया हमारा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस। एंड अगेन जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे 50,000 पर क्वार्टर, ताकि हमारे पास कैश एक्सपेंस निकल आए टोटल माइनस नॉन कैश। यार अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो पूरा पेपर तो मुझे लग रहा है इसी में निकल जाएगा। हाँ, अब खैर मैं 10 कहना घंटे नहीं का चाह रहा पेपर हूँ होगा, लेकिन आराम से करना। यार मेरी असेसमेंट ये है कि शायद ये सवाल, क्योंकि अभी इन्होंने असाइनमेंट में भी दे दिया तो एटलीस्ट ये पूरा तो सवाल नहीं देंगे यार अभी। यार ये इसमें कोई ऐसी एक चीज डालेंगे कि उनके लिए सोल्यूशन ये बन जाएगा 10 मिनट का और हम लोगों का 1-1.5 घंटा निकल जाएगा इसमें। हाँ, या हो सकता है इसी का वो टेबल बना के दे दें यार, वो जो पहला सवाल दिया था ना मिड टर्म में, नंबर भरते रहो बैठ गया। तो ये समझ में आ गया भाई, वेरिएबल ऑफ फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस निकाला हमने, टोटल एक्सपेंस ये आ गया और इसमें से हमने माइनस कर दिया नॉन कैश, तो ये हमारा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का बजट बन गया। अब हमारे सारी चीजें हो गई हैं तो एंड में अब हम आ जाएंगे कैश के बजट के ऊपर। कैश में हमें पहले चाहिए होगा कि बिगिनिंग बैलेंस क्या था, तो बिगिनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है यहाँ 250,000 बैलेंस शीट में। अच्छा, कैश की कलेक्शन हमने निकाली थी ऊपर सेल्स के बाद, तो ये जो क्वार्टर की हमारी कलेक्शन आई थी ये नंबर यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया कैश अवेलेबल। अब जो सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल का कैश एक्सपेंस जो हमने मटेरियल परचेजेस के लिए निकाला था, यहाँ पे मटेरियल्स कैश डिस्बर्समेंट का ये आ गया। डायरेक्ट लेबर हमने निकाल ली थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर बजट में। अच्छा यार, ये पेपर में ऐसा टेबल बना हुआ होगा या फिर ये आपने खुद भी बनाया है?
यार सवाल ये में सब है बनाने हैं, मैंने सिर्फ रोज लिख के रख ली थी, तो ये रोज भी आपको याद रखनी होंगी। अबे तो पागल वागल हैं क्या आप लोग? ऐसे ही है भाई अकाउंटिंग में खौरी वाला काम। नहीं, तीसरा एक्सपेंस हम अकाउंटिंग अलग चीज है, पेपर अलग चीज है हेलो यार। भाई, आप क्या चाह रहे हैं? आप बता दें, आपकी क्या ख्वाहिश है इसके हवाले से, क्या हाँ हो नहीं, और सकता असल अगर में मैं देखो अकाउंटिंग में ये इतनी लंबी चीजें होती है, लेकिन अब ये सारी चीजें दुनिया में अब सॉफ्टवेयर पे हो रही हैं, ये एटलीस्ट एक्सेल बेस्ड हो रही हैं। तो अब वो पेपर में इतने लंबे सवाल आ जाते हैं, वो अलग बात है। और ऊपर कुछ गलत करेंगे हम तो सारा गलत, फिर तो जीरो। हाँ, ऊपर को ये तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि हम जल्दी जल्दी करते तो जा रहे हैं, वो एंड में हमें पता लगेगा, बैलेंस शीट बैलेंस होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वो हमने सही आपकी कर तो हो दिया। जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। इतने लोग देख रहे हैं, पता हुआ पता लगे नहीं हुई। अच्छा, चलो मुझे तो देखते अभी हैं, याद है, अभी वैसे ही तक तो समझ नहीं ऐसे आ रहा, सही है। लेट ज्वाइन किया है। लेकिन ये है कि देख के अंदाजा हो रहा है कि ये अल्लाह खैर करे यार, ये सीएस की हाँ वैसे वैसी अलग चलो, परेशानी। इसको एक हम एंड में शुरू से आखिर तक एक इसका वो रीकैप भी कर लेंगे। हाँ। अच्छा, तीसरा एक्सपेंस हमने निकाला था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, जो कि ये रहा। तो इसका हम कैश वाला लेंगे क्योंकि हम कैश का बजट बना रहे हैं, तो कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हमारा पे होना है वो अमाउंट हमने ले ली। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी हमने जो निकाला उसका हम कैश वाली अमाउंट ले लेंगे। अच्छा, और कोई एक्सपेंस दिए हुए हैं कि नहीं? Optima will pay quarterly dividends of 300,000. At the end of the fourth quarter, 2 million of equipment will be purchased. At the end of fourth quarter, 2 million परचेज हो रहे हैं और क्वार्टरली डिविडेंड है 300,000। अच्छा, एक दफा ऊपर से चेक कर लेते हैं कि सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं कि नहीं। मटेरियल हमने ले लिया, लेबर ले ली, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया, इन्वेंट्री अभी नहीं चाहिए, सेलिंग एंड एडमिन आ गया, और इक्विपमेंट और डिविडेंड। तो ये सब हमारी इनका सम आ जाएगा कि कितने हमारे कैश एक्सपेंसेस होने हैं। सॉरी, ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे जहां से ऊपर के नंबर आ रहे हैं। अच्छा, आगे कुछ बस ये कोई इनकी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा बस कि कितना कैश अवेलेबल था, उसमें से कितना कैश इन्होंने डिस्पर्स कर दिया। अच्छा, जो बिगिनिंग कैश बैलेंस आ रहा है, तो Q1 का तो इन्होंने हमने बैलेंस शीट से उठा लिया। जो Q2 का बिगिनिंग कैश है वो एक्चुअली Q1 का एंडिंग बैलेंस है, तो ये नंबर आ जाएगा। Q3 के लिए Q2 का हो जाएगा और Q4 के लिए Q3 का नंबर हो जाएगा। ये एंडिंग कैश बैलेंस हो गया। अच्छा, जो जो इनका उसमें सवाल है ना स्लाइड्स में, उसमें कैश से रिलेटेड थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज एडिट थी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, अगर वो पैसे पूरे ना हो रहे हो तो लोन ले लो, हाँ, लोन इंटरेस्ट के पे लेना इंटरेस्ट था और कॉस्ट अलग डिविडेंड है। भी दिया था। इंटरेस्ट भी एंड में दिया था मेरे ख्याल हाँ, में। हाँ, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पे नहीं है, शुक्र है। अच्छा, कैश बजट फॉर 2018, तो बिगिनिंग बैलेंस हमारा आज फॉर द होल ईयर जो हम बजट बना रहे हैं, तो उसमें बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास आएगा जो Q1 का बिगिनिंग बैलेंस था। कलेक्शन जो है वो साल की वो सम हो जाएंगी हर क्वार्टर की। कैश अवेलेबल आ गया, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, डिविडेंड वगैरह सब सम हो जाएंगे। इन सब का सम टोटल डिस्बर्समेंट आ जाएगी। यार ये जो तुमने एंडिंग कैश बैलेंस निकाला है, ये सिर्फ जो कैश अवेलेबल था उसमें से टोटल डिसबर्समेंट्स जो है वो माइनस किए ना? माइनस, हाँ हाँ। और साल का जो एंडिंग कैश बैलेंस है वो हमारा Q4 का जो एंडिंग कैश है वो आ जाएगा। यार ये समझ में आ गया सबको ना कि कहाँ पे हमें जैसे पूरे साल का जो नंबर निकालना है, तो कहाँ पे सारे क्वार्टर्स का नंबर सम करना है और कहाँ पे जो है वो पहले क्वार्टर का या आखिरी क्वार्टर का नंबर लेना है।
हाँ यार ये चीज क्लियर है। सही है, मतलब उस साल को एज अ सिंगल पीरियड अज्यूम करके जो है उस तरह से इसके नंबर लेने, वो नंबर्स निकालने। अच्छा, आज जैसे कैश हमारा कैश लास्ट वाला कलेक्शन सामने हुआ। और सॉरी, शीट पर आना, हाँ जो कैश कलेक्शंस हैं ये सेल्स में से ही उठाई है ना? सेल्स के बाद, हाँ सेल्स के बाद हमने कैश कलेक्शंस का एक बजट बनाया था ना, जो वो कह रहे थे कि 85% उसी क्वार्टर में हो जाती है, तो उसकी उसकी बेसिस पे जो हमने ये सम निकाले थे सारे हाँ यहाँ हाँ से, हाँ ये हाँ नंबर हमने वहां पे लिए। ओके। अच्छा, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एडमिन, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट भी बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट हमें चाहिए, हम बना लेते हैं। चलो मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ, इनको सीक्वेंस में करके मैं दे दूंगा कि जो सर ने सीक्वेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें चाहिए बजटेड सेल्स यूनिट्स में, तो ये हमारी आएगी जो सबसे शुरू में हमने निकाले थे। अच्छा, ये इनके चैप्टर में था नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यूनिट कॉस्ट का एक नंबर लेके, बस जो यूनिट है इससे। ये तो बहुत छोटा सा बन गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं बस डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट पूरी ले लूं जो मैंने यहाँ निकाली ही थी, या ये तीनों हेड्स में अलग अलग करके दिखाऊं कि डायरेक्ट मटेरियल इसमें कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है। मेरे ख्याल तो से तो सही है यार, टोटल कॉस्ट ले लो। इतना सही है फहद, इतना यूज होगा आगे भी, इतनी डिटेल में नहीं होगा। नहीं, बस 3 रो ऐड होंगी, नहीं मुझे लग रहा है बहुत छोटा बंदा है, तो ज्यादा बेहतर मतलब प्रूडेंट ये होगा कि तुम उसको उस तरह ही निकाल लो, मेरा ख्याल है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे सर के पास। डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो डायरेक्ट मटेरियल की जो हमने ये यूनिट कॉस्ट निकाली है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ 65,000 इंटू डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 240, नहीं नहीं, यहाँ तो यूनिट कॉस्ट आएगी ना, 80 से मल्टीप्लाई करोगे ना। नहीं इसको फिर मैं टोटल कॉस्ट डाल रहा हूँ और फिर नीचे सम कर लूंगा, ये हो जाएगा। अभी अच्छा, देख लेते हैं ना कि खैर वो आएगा सेम ही नंबर। 65,000 इंटू पर यूनिट डायरेक्ट लेबर हमारी लग रही है $50, ये ले लिया, और 65,000 इंटू पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब अगर मैं कंट्रोल जी कर कर एक मिनट पहले सारा डाल दूं, यही था।
यही था ना नंबर, हाँ बस यही था। फिर हम सही करें। मेरे ख्याल है इस तरह दिखाना ज्यादा बेहतर होगा इसको, ताकि वो फिर बिला वजह का कोई पंगा ना करें कि नहीं ये नहीं बनाना था। हालांकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो बताया नहीं था हमें कि कैसे बनेगा। सही है भाई। तो हमने जो यूनिट कॉस्ट निकाली थी तीनों आइटम्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, उनका हमने यहाँ पे डॉलर कॉस्ट निकाली है फॉर रिक्वायर्ड फॉर दीज यूनिट्स। उसकी बेसिस पे ये आ गए। फराज ये याद आ रहे नंबर, यही आ रहे थे सारे? हाँ यही थे, 99 या 70 था ठीक है। फाइनल। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट हो गया। कैश बजट अभी हमने बना लिया। अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इग्नोरिंग इनकम टैक्सेस। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट में, अच्छा ये भी हर क्वार्टर की अलग अलग बनेगी। सेल्स इन डॉलर टर्म्स हमारे पास हैं सबसे ऊपर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी अभी निकाली है। दिस माइनस दिस क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस यहाँ पे हम लेंगे टोटल वाला, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट है जो अक्रूवल बेसिस पे बनती है, तो यहाँ पे टोटल वाला सेलिंग एंड एडमिन आएगा। ग्रॉस में से ये माइनस हो गया तो ऑपरेटिंग इनकम बची। इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो बस यही नेट इनकम हो गई। हाँ, और कोई एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ इन्होंने, बस यही। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्या मुराद है? यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये वाली होती है, ये जो सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और ये सब करते हैं, एज मतलब एज ओपोज टू जो हम वो पढ़ रहे थे ना, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग हाँ, जो और एक चैप्टर भी एब्जॉर्प्शन है ना, कॉस्टिंग। उसमें फिर वो निकलती है, मतलब फिक्स्ड उसमें इनकम ओवरहेड जो होता है ना, हाँ मतलब वो उसमें इनकम एब्जॉर्प्शन में स्टेटमेंट इंक्लूडेड होता बनती है। हाँ। है कि सेल्स माइनस सारे पहले वेरिएबल एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, फिर फिक्स एक्सपेंस माइनस होते हैं तो ये ऑपरेटिंग इनकम ये वाली आती है। तो बस ये हेड्स की थोड़ी सी एलोकेशन डिफरेंट हुई भी होती है उसमें आज कल परसों में। ठीक है। तो और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो ये इनकम स्टेटमेंट हो गई फॉर Q1। इसको अगर हम आगे कर लेंगे तो ये Q2 Q3 Q4 की हो जाएगी। और पूरे साल की भी इस तरह। अच्छा, और हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। अच्छा, एक हम साइड पे रख लेते हैं जो इन्होंने हमें दी हुई है 2017 की और 2018। 17 की बैलेंस शीट में कह रहे हैं ये लोग कैश है 250,000, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 3.3 मिलियन। चलो इनके सीक्वेंस में बना देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल्स, इसमें इन्वेंट्री का है। अच्छा, सो दे सेड देयर इज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यानी 2017 के एंड पे कोई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं थी।
तो इसलिए ये नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2018 में लेकिन हमने निकाली थी। और हमें देना है बैलेंस शीट में प्लांट एंड इक्विपमेंट। थ्री थ्री फाइव। $43,306 आ गया। अकाउंट्स पेबल कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स 7248। अच्छा ये तो हो गई पिछले साल की। इस साल का जो एंडिंग कैश बैलेंस है वो हमने निकाला है कैश बजट में। कैश बजट में एंडिंग कैश बैलेंस Q4 साल का। यार ये हमें क्वार्टरली तो नहीं बनानी है बैलेंस शीट फॉर ईच क्वार्टर एंड फॉर द ईयर इन टोटल। डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है इसलिए तो नहीं करे। डिफरेंस आ तो रहा है, अभी देखते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये हमें हर क्वार्टर की अलग अलग तो नहीं बनानी है। उस पे देखो ना यार क्वेश्चन में ऐसे क्या नहीं लिखा है। करो, लिखा हुआ क्वार्टर ही क्वेश्चन लिखा में है तो उसमें यही तो। है, बजट फॉर नहीं, ईच क्वार्टर एंड फॉर द ईयर इन हाँ, टोटल। ऑन फॉर द ईयर इन टोटल, क्वार्टर का भी एंड फॉर द ईयर इन चलो टोटल। बना लेते हैं हम, बन जाएगी, मसला होना नहीं चाहिए यार। वही ऐसा नहीं है यार। 2018 तो Q1 का जो एंडिंग कैश बैलेंस है वो है ये Q1 की एंड पे मटेरियल्स की इन्वेंट्री हमारे पास है मटेरियल्स की एंडिंग इन्वेंट्री ये है, और इसकी कॉस्ट है 80 पर यूनिट, तो इसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायर्ड एंडिंग मटेरियल। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास हैं यार, ये क्लास में तो इन्होंने हर पीरियड की अलग अलग नहीं बनवाई थी। ये आएगा वैसे तो नंबर। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अच्छा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमने निकाली है। प्रोडक्शन एक्सेल में इतना टाइम लग रहा है, तो अगर ये पेपर में आ गया तो क्या होगा? ऐसे ही हालात हैं बेटा। पेपर आराम से निकल जाएगा इस सवाल में पूरा। यार उमर भाई, इसमें आप ही कुछ कर सकते हो, वरना सर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ शायद बैलेंस भी ना हो। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये, और अगर कोई परचेजेस हुई हैं ये, हाँ आई डोंट थिंक ये बैलेंस होगी। कैश अकाउंट्स बैलेंस को पे, देख के तो मुश्किल लग रहा है यार। यार यहाँ तक हाँ पहुंच गए ना, अब बैलेंस ना भी हो तो मैं, मुझे जैसा बंदा तो एफर्ट भी नहीं करेगा बैलेंस करने की, अगर उसने ऑलरेडी इतना काम कर दिया। हाँ। नहीं, साल के एंड की तो होपफुली हो जाएगी, हो लेकिन जाएगी देख, क्वार्टर की। हाँ अकाउंट्स पेएबल आएंगे हमारे मटेरियल परचेजेस से, तो मटेरियल परचेजेस में हमने 50% छोड़ा हुआ है पीछे।
कैपिटल स्टॉक यही रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग पुरानी में ऐड होगी Q1 की नेट इनकम और माइनस इसमें से होगा जो Q1 में डिविडेंड पे हुआ है। पुरानी रिटेन्ड अर्निंग प्लस इस क्वार्टर का नेट इनकम और इस क्वार्टर अगर डिविडेंड पे हुआ है। ये डिविडेंड तो हमने कैश में इंक्लूड कर लिया ना, उसको रखेंगे दोबारा? मतलब वो बैलेंस शीट में से निकला है ना। हाँ देखो नई बैलेंस हुई ना ये। अच्छा कितना फर्क आ रहा है भाई? बहुत बड़ा फर्क आ गया भाई। 406452। नॉन कैश एक ये है और एक ये है। नहीं नहीं भाई ये क्वार्टर वाइज बैलेंस नहीं होगी, इसको हम डायरेक्ट साल के एंड की बनाते हैं। सॉरी। साल के एंड का कैश बैलेंस ले लेते हैं जो Q4 का एंडिंग कैश बैलेंस है। डायरेक्ट मटेरियल्स की इन्वेंट्री हमारे पास साल के एंड की है, जो हमने डायरेक्ट मटेरियल्स का बजट बनाया है उसका एंडिंग मटेरियल इनटू 80। ये नंबर ऑफ यूनिट्स हमने निकाले थे या उसको हमने उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्या बात हुई, दोनों सेम है। अच्छा जो नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम थे ना मटेरियल के बिगिनिंग और एंडिंग। अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शंस के बजट में से आ जाएंगे। हाँ तो Q4 की सेल्स का 85% कलेक्ट हुआ था, तो बाकी जो 15% बचा हुआ है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ये हमने यहाँ निकाल ली थी। एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके एंडिंग यूनिट इन्वेंट्री निकाल ली थी। अच्छा प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हमने कि ये था साल के शुरू में और टोटल साल में ये 2 मिलियन की इन्होंने परचेज किया है, तो ये एक साइड हो गई। अकाउंट्स पेएबल मटेरियल्स कैश डिस्बर्समेंट बजट में हमने कहा था कि Q4 की परचेजेस का 50% पे हो गया और 50% बाकी है, तो Q4 की परचेजेस ये हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 80 कॉस्ट थी पर यूनिट और उसका 50% ले लिया 9348। कैपिटल स्टॉक सेम रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने बात की थी कि पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग, अब हम पूरे साल का बना रहे तो हम पूरे साल की नेट इनकम ले लेंगे, पूरे साल की नेट इनकम, और इसमें से हम माइनस करेंगे पूरे साल के डिविडेंड्स। और ये भी बैलेंस नहीं हुई 1.6 मिलियन। ये मुझे पता है क्या आ रहा है, 1.6 मिलियन होगा जो हमने जो डेप्रिसिएशन वाले 2 हेड्स थे ना, एक हमने डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस की थी, एक 3.5 लाख वाली और एक वो 50 वाली। हाँ नॉन कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये मैं सवाल में भी दिखा देता हूँ 14 लाख वो हो गया हाँ 16 बनेंगे ना और पूरे। 2 लाख वो हो गया 16 पूरा। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में उन्होंने कहा था कि 50,000 की डेप्रिसिएशन है और ये 350,000 की, तो ये डेप्रिसिएशन एडजस्ट होनी चाहिए प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में पिछले साल का आ गया, इस साल की परचेजेस माइनस जो हमारी डेप्रिसिएशन लगी है, तो एक डेप्रिसिएशन ये हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लगाई पूरे साल की 14 लाख है और एक दूसरी 2 लाख है, और एक हमने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में नॉन कैश 2 लाख ये लगाई थी, और ये बैलेंस हो गया। अच्छा तो ये इतना लंबा सवाल है जो हमें भी मेरे यार पहले देखकर लग तकरीबन नहीं रहा कि 1 इस घंटा कोर्स लग की गया। कोई भी क्लास ली है।
यार देखो अब मैं बताता हूँ, वैसे तो मैं अभी रिकैप कर देता हूँ पहले ये हाँ सवाल, आखिर उसके बाद मैं मैंने शुरू बताता का हूँ मैं देखा क्या नहीं, सोच यहाँ रहा हूँ। स्लाइड भी नहीं देखी, लेकिन काफी यार मतलब। तो सवाल में उन्होंने हमें कहा है भाई कि ये आपने ये सारे बजट्स बनाने हैं। तो मतलब प्रोसेस ये होता है कि भाई आप पहले अपनी कंपनी में जो भी अगले साल का वो फोरकास्ट वगैरह बना रहे हो, तो आप सेल्स से शुरू करते हो कि भाई हमारी एक्सपेक्टेड ये है कि इतनी सेल्स होंगी। तो हमने भी सेल्स से शुरू किया। हमें इन्होंने बताया हुआ था कि सेल्स के यूनिट्स क्या होंगे और पर यूनिट सेलिंग प्राइस बताई हुई थी। तो वो सब हमने यहाँ पे डाले और टोटल सेल्स आ गई। इस 3-4 लाइन की उसको हम कहते हैं सेल्स बजट। अब इन सेल्स के अगेंस्ट हमें कलेक्शंस हो रही होंगी, उनका एक बजट हमें लगाना है, क्योंकि सारी सेल जो है वो कैश बेसिस पे नहीं होगी। तो उसका इन्होंने कहा हुआ है कि हर क्वार्टर की सेल्स का 85% उसी क्वार्टर में मिल जाएगा और 15% उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। तो Q1 की सेल्स का 85% हमने Q1 में ले लिया, 15% Q2 में ले लिया। Q2 की सेल्स का 85% Q2 में और 15% Q3 में। सेम फॉर Q3 और Q4 का 85% Q4 में, और अगला वो अगले साल जा रहा है तो वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि हमारा सिर्फ ये इस साल का बजट है। और एक अमाउंट यहाँ पे आएगा कि जो पिछले साल के क्वार्टर का कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। तो वो या तो अच्छा, यहाँ इन्होंने यहाँ नहीं लिखा हुआ था जो सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने हमें जो ये बैलेंस शीट बना के दी हुई है पिछले साल की, उसमें हमें अकाउंट रिसीवेबल का नंबर दिया हुआ है। तो ये 3.3 मिलियन हमने ले लिया कि ये अकाउंट रिसीवेबल पिछले उसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो अगले क्वार्टर यानी Q1 में हमें मिल गया। तो ये हमारा कैश कलेक्शंस का बजट बन गया। अब एक चीज सेल्स बताओ जी, 15% रह गए, तुमने 2008-18 वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे? नहीं, जो पूरे साल की तुम दिखा रहे हो, पूरे साल में कलेक्शन क्या हुई, तो तुम्हें पूरे साल में जो कलेक्शन हुई है वो यही नंबर्स हुए हैं। जो 15% है वो जा रहा है Q1 2019 में। अच्छा 19 में। हाँ, मतलब 2018 इज बेसिकली इन सब का सम। तो यार इसमें जो Q4 2017 है इसका तो कोई काम नहीं है ना, जो यहाँ पे कोई 55,000 काम, यूनिट्स की सेल बताई। हाँ ऊपर भी यहाँ पे कोई कोई काम काम नहीं नहीं है, आई थिंक आया। कहीं पे भी कोई लेकिन काम, ये ऊपर भी कहीं देखो, काम नहीं आया। ये देखो कहीं कहीं पे काम आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो ये कह देता कि भाई यही फार्मूला जो 85% 15% वाला है वो पिछले साल पे भी अप्लाई होता है। फिर तुम्हें ये करना पड़ता है कि तुम पिछले हाँ साल मैं की पहले सेल्स यही समझा लेके था और कि उसका सेल, 15% हाँ निकालते। मैं पहले तो वो यही देखो समझा था, यही यही नंबर समझा। आया। हाँ मैं हाँ इसी सेंस में पहले ओके ले रहा था, लेकिन वो ओके। वहां भी दे मैंने, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो वहाँ से। हाँ तो देखो मैं भी एक्सेल पे यही 15% चेक कर मैंने रहा निकाला तो यही आया। सही है। तो लेकिन मतलब फॉर द सेक के सवाल में वो कुछ पता नहीं होता, आगे यूज हो जाए, यानी जो उन्होंने क्लास में हमें सवाल कराया था ना उसमें यूज हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा था। तो ये कैश कलेक्शन हो गई। अब हमें यूनिट्स बनाने के लिए जो प्रोडक्शन का बजट बनाना है, प्रोडक्ट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, वो हम जाएंगे। क्योंकि हम एक बिगिनिंग इन्वेंट्री लेके आ रहे होते हैं और कुछ एंडिंग इन्वेंट्री हम रख रहे होते हैं अगले क्वार्टर के लिए, तो इसलिए प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू द सेल्स। तो हमने ली कि भाई उस क्वार्टर की बजटेड सेल्स हमारी क्या है, और एक इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये अगले क्वार्टर के लिए क्या एंडिंग इन्वेंट्री लेके जाना चाहते हैं। तो हर क्वार्टर की इन्होंने हमें एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, वो एंडिंग इन्वेंट्री हमने हर क्वार्टर की यहाँ डाल दी। इन दोनों को सम करके हमें ये मिला कि उस क्वार्टर में हमें कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें से हमने माइनस कर दिया कि जो भी अगर हम कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री लेकर आ रहे हैं, तो कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं आ रही, लेकिन बाकी क्वार्टर्स के लिए जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग है वो अगले क्वार्टर की बिगिनिंग है। तो इस तरह हमने इनको लिंक कर लिया। और साल के एंड पे भी, साल के एंड की, हाँ ये दी हुई थी 10,000 जो इन्होंने दी हुई थी कि साल के एंड की एंडिंग इन्वेंट्री है। तो इसको माइनस रिक्वायर्ड यूनिट्स माइनस बिगिनिंग करके हमें आ गया कि प्रोड्यूस हमें उस क्वार्टर में कितने प्रोड्यूस करने हैं। और जो पूरे साल का नंबर है वो आएगा कि बजटेड सेल्स चारों क्वार्टर की सम हो गई। एंडिंग इन्वेंट्री लेकिन आएगी सिर्फ Q4 की यहाँ पे, और जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो आएगी साल के शुरू की यानी Q1 की बिगिनिंग इन्वेंट्री। और इसकी बेसिस पे हमारे पास पूरे साल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो
इसके भी बराबर बन रही है 3,10,000। अब इस प्रोडक्शन में 3 कॉस्ट हेड्स लगने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इन तीनों के अलग अलग हम नेक्स्ट स्टेप में बजट बना लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए इन्होंने हमें बताया हुआ है कि भाई जो हमने रिक्वायर्ड प्रोडक्शन निकाली है, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड 3 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। तो उसकी बेसिस पे हमारे पास रॉ मटेरियल की नीड्स आ गई हैं। तो कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल नीड्स। अब अगेन इस डायरेक्ट रॉ मटेरियल की भी हम एक एंडिंग इन्वेंट्री, एक बिगिनिंग इन्वेंट्री लेके चल रहे होंगे। तो सवाल में इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ था, Optima plans to have 30% of direct raw material needed for next quarter's unit sale। यानी जो अगले क्वार्टर के लिए चाहिए होगा उसका 30% ये पिछले क्वार्टर में ही बना के या खरीद के रख लेते। तो इसको हमने 30% को लिंक कर लिया कि जो Q2 की सेल, Q2 की रिक्वायरमेंट है उसका 30% इनको यहीं पे रखना होगा। और 65,700 इन्होंने दिया हुआ था कि Q1 का बिगिनिंग जो है वो 65,700 यूनिट्स है, बिगिनिंग इन्वेंट्री आ रही है। और इतनी ही उन्होंने कहा था कि वो साल के एंड पे भी डायरेक्ट मटेरियल की इन्वेंट्री होगी। फास्ट सॉरी लास्ट क्वार्टर के लिए 30% किस तरह रखा है? ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट क्वार्टर का वो बताया करेंगे कि ये इन्होंने लिखा है कि वो एंडिंग इन्वेंट्री वही होगी जो बिगिनिंग इन्वेंट्री थी। और बिगिनिंग यहाँ पे इन्होंने बता दी 65,700। ठीक। तो ये बिगिनिंग के नंबर्स आ गए। और अगेन उसी तरीके से कि मटेरियल रिक्वायर्ड हमने टोटल निकाला और उसमें से बिगिनिंग माइनस किया, तो कितना मटेरियल हमें उस क्वार्टर में परचेज करना है वो आ गया। यहाँ पे पूरे साल का नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं, अच्छा, एंडिंग मटेरियल वुड बी Q4 का एंडिंग मटेरियल और बिगिनिंग मटेरियल वुड बी Q1 का बिगिनिंग मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब मटेरियल परचेजेस जो हम कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेएबल और उससे रिलेटेड एक हमें बजट अलग दिखाना होगा। यहाँ पे पेएबल अगेन हम बैलेंस शीट से उठा के ले आए थे और पेमेंट की टर्म्स इन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं कि हाफ द परचेजेस आर पेड फॉर इन द क्वार्टर ऑफ एक्विजिशन एंड रिमेनिंग हाफ इन द फॉलोइंग क्वार्टर। तो Q1 का 50% Q1 में और बाकी 50 Q2 में एंड Q2 Q3 सब ले लिया। Q4 का सिर्फ एक आधा 50% दिखा दिया यहाँ पे। जो बाकी है वो Q1 2019 में जा रहा होगा, तो वो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे। अच्छा सिर्फ ये बता देना फाद, ये 50% निकाला है, ये ऊपर कहाँ पे नंबर आ रहा था जिसका लिए, जैसे 9324,000 है, 9.3 मिलियन। यार ये जो मटेरियल परचेज करना है ये यूनिट्स में आया था हमारा, उसकी उसको हमने यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया 80 से। अच्छा यूनिट कॉस्ट गिवन थी। हाँ, यूनिट कॉस्ट ये लिखी है कि 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80। ठीक है और उसका 50% ले लिया। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल की परचेजेस का बजट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड कॉस्ट सेट पे, डायरेक्ट लेबर पे। तो डायरेक्ट लेबर हमने निकाल लिए थे रिक्वायर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट 5 लेबर आवर्स लगने हैं, तो टोटल लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं और आवरली वेज रेट हमें गिवन है। तो हमने निकाल लिया कि डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट हर क्वार्टर की क्या होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज लिंक्ड विद डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो हमने इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स से शुरू किया 390। इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जो 6 पर यूनिट है। वेरिएबल ओवरहेड इज बजटेड एट $6 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमने इसको लेबर आवर से लिंक करके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट निकाल ली। और फिक्स्ड का इन्होंने हमें बताया हुआ है कि टोटल 1 मिलियन ईच क्वार्टर है। तो इससे हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि 350,000 डिप्रिसिएशन है, जो कि डिप्रिसिएशन का मतलब है कि नॉन कैश है। नॉन कैश है, सही है। तो वो नॉन कैश कंपोनेंट हमने माइनस कर लिया कैश ओवरहेड निकालने के लिए। ये कैश ओवरहेड हमें कैश बजट के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक बीच में हमने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का भी निकाल लिया कि अगर पहले हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाली यहाँ पे कि पर यूनिट 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल लग रहे हैं और पर यूनिट ऑफ मटेरियल कॉस्ट $80। तो फिनिश गुड के पर यूनिट पे हमारा मटेरियल $240 का लग रहा है और डायरेक्ट लेबर $50 लग रही है और ओवरहेड 42.9 लग रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई 332.9।
एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हमने निकाले थे जब हम प्रोडक्शन का बजट बना रहे थे कि हमें रिक्वायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 10,000 यूनिट्स है। तो एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आए पर यूनिट कॉस्ट ये लगा ठीक दी है, और उसको मल्टीप्लाई 8.58 कर में दिया। कैलकुलेशन पे आया था ना यार 8.58 मैंने सीधा निकाला है, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बन रहा है उसको डिवाइड कर दिया जो उसका डिनोमिनेटर यानी किस बेसिस पे वो आ रहे हैं ना, डायरेक्ट लेबर आवर से लिंक्ड है। तो पर लेबर आवर 8.58 डॉलर्स का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगता है। वैसे फिनिश गुड थोड़ा ट्रिकी पार्ट है यार, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग हाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड भी लेना है, फिर पर यूनिट भी निकालने हैं उसके खुद से। ये भी ध्यान में रखना है, मटेरियल का पर हेड 3 है, डायरेक्ट लेबर का 5 है। हाँ, ये मतलब ये वाली चीजें तो याद करके ही जानी पड़ेंगी कि इसमें क्या रोज और क्या कॉलम्स की हेडिंग आनी है। सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा यार, मतलब शायद तुम्हें तो आइडिया हो, मुझे तो आरटी सीक्वेंस का भी इतना आइडिया नहीं है। मतलब एग्जाम में स्केच रखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हाँ करना है। हाँ, बल्कि आई थिंक ये एक दफा सवाल हैंड रिटन कर किए हम्म, बगैर ये एग्जाम में याद नहीं आएगा कि कर क्या भी क्या नहीं करना। सकते। हाँ। तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इस तरह निकाली थी कि यूनिट्स कितने सेल होने हैं वो हमें पता है, और जो पर यूनिट कॉस्ट हमने अभी निकाली है उसको पर इनटू यूनिट्स कर लिया। तो कॉस्ट के तीनों हेड्स हमारे पास आ गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। इसको मैं वैसे भी चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट आ गया। एक आखिरी बचता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का बजट। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस लिंक्ड है कि आपके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इसमें भी एक वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि है $10 पर यूनिट ऑफ सेल्स। वो वेरिएबल एक्सपेंस पहले निकाल लिया, और फिक्स्ड एक्सपेंस था 250,000 पर क्वार्टर, जिससे हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया। और इसमें एक 50,000 डिप्रिसिएशन वाला पार्ट था, तो वो माइनस करके हमने कैश सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस निकाल लिया। और फिर हम आ गए कैश बजट पे, जो कि मेरे ख्याल है सबसे मुश्किल काम है। बिगिनिंग कैश बैलेंस हमें मिला बैलेंस शीट से, जो पिछले साल का एंडिंग कैश बैलेंस है। उसमें हमने पहले तो ऐड की सारी जो हमारे पास इनफ्लोज हैं। तो इनफ्लो हमारे पास एक बस अगेंस्ट सेल्स हो रहा है। तो जो कैश कलेक्शन हमने निकाली थी, तो Q1 का जो टोटल आ रहा है वो नंबर हमने कैश नीचे कलेक्शन में ले लिया, कैश बजट। ये हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल हो गया ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब इसके अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस क्या क्या पे कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की परचेजेस का जो कैश आउटफ्लो है, तो जो हमने रॉ मटेरियल का कैश डिस्बर्समेंट का जो बजट बनाया था उसका जो Q1 का टोटल है वो आएगा। डायरेक्ट लेबर बजट से जो लेबर कॉस्ट आ रही है, क्योंकि लेबर कॉस्ट उसी क्वार्टर में पूरी पे हो रही है, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये आ जाएगी Q1 की। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कैश वाला पार्ट आएगा, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और आखिरी हमारा जो एक्सपेंस जा रहा है वो सेलिंग एंड एडमिन का जा रहा है, उसका भी हमने कैश पार्ट ले लिया 850,000। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे हो गए। इसके बाद वो कह रहे हैं सवाल में एंड में बिल्कुल के एक कैश जा रहा है क्वार्टरली डिविडेंड का 300,000, और एक इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं 2 मिलियन। तो ये हमने अलग से हेड्स यहाँ दिखा दिए, नंबर डायरेक्ट आ गए 300,000 हर क्वार्टर डिविडेंड और 2 मिलियन इक्विपमेंट परचेजेस। तो ये सब नंबर मिला के टोटल हमारे आउटफ्लोज हो गए, और जो अवेलेबल माइनस डिस्बर्समेंट किया तो हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आ गया, जो अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एज बिगिनिंग बैलेंस। पूरे साल का बजट, पूरे साल का जो कैश बजट है उसमें बस बिगिनिंग कैश हम ले लेंगे जो बिगिनिंग बैलेंस था, और एंडिंग कैश हम ले लेंगे जो साल Q4 का एंडिंग कैश बैलेंस है। हाँ, ये सब एक ही नंबर आएगा। फिर हमें बनानी थी इनकम स्टेटमेंट। इनकम यार स्टेटमेंट इसमें थोड़ी ये हाँ फहद जो कैश का बजट बना हुआ है, इसमें से अगर हम इसी तरह से माइनस करेंगे इसको, तो ये 11,450 नहीं आएगा। आना चाहिए यार, नहीं आ रहा। मैं भी यही देख रहा था, आ जाएगा यार 11,450। यही यार
मतलब एज लॉन्ग एज तुम ये बिगिनिंग का नंबर और एंडिंग का नंबर सही लोगे और बाकी सब सम कर रहे होगे तो नंबर सही आ जाएगा, यानी मैच हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, हमने सेल्स बिल्कुल शुरू में निकाली थी, डॉलर सेल्स हमने ले ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट हमने बनाया था, वहां से डॉलर अमाउंट आ गई, माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद बस एक ही एक्सपेंस है सेलिंग एंड एडमिन का। सेलिंग एंड एडमिन का हमने लेना है टोटल एक्सपेंस, नॉट द कैश फंड, टोटल वाला लेना है, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती है वो अक्रूवल बेसिस पे बनती है। और अगर यहाँ पे हम अलग अलग ले रहे होते मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो ओवरहेड भी हमें टोटल वाला लेना था जो हमने यहाँ पे लिया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कैश की नहीं लेंगे, हम टोटल लेंगे हर चीज। हाँ, यहाँ पे टोटल वाला लेना। तो ये हमारी नेट इनकम निकल आई। ये नेट इनकम अगेन लिंक हो रही है बैलेंस शीट में। तो ये पार्ट वो है जो हमें ऑलरेडी गिवन था सवाल में। ये हमारे पास एंडिंग कैश बैलेंस आ रहा है Q4 का, यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री जो हमने मटेरियल का बजट बनाया था उसमें रॉ मटेरियल एंडिंग एक हमने लिए थे नंबर ऑफ यूनिट के टर्म्स में, उनको हमने यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया 80, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। अकाउंट रिसीवेबल Q4 की सेल्स जो हुई थी उसका 15% हमारा कलेक्ट नहीं हुआ था जो अगले क्वार्टर होना था, तो वो हमारी बैलेंस शीट पे शो हो जाएगा 15%। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमने निकाली थी अलग करके यहाँ पे 3.32। और प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये था कि जो पिछले साल का नंबर है उसको उसमें हमने ऐड किया जो इस साल की परचेजेस हैं, माइनस जो 2 डेप्रिसिएशन के नंबर आ रहे थे एज नॉन कैश लिखे थे। चाहो तो यहाँ पे इनको डेप्रिसिएशन ही लिख देना ताकि वो याद रहे माइनस करना। तो एक डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड एडमिन में आ रही होगी और एक डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ रही होगी। ये 2 नंबर हमने माइनस किए, ये हमारी हो गई टोटल बैलेंस शीट। इसकी क्या वजह थी माइनस करने की फाल? यार जो प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमने पढ़ा था आई डोंट नो कौन से कोर्स में, कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी पूरी जो कॉस्ट होती है वो एक फॉरन से आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाल देते कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वरना तो एक साल में लॉस आएगी, अगले साल में हाँ, फुल प्रॉफिट उसको फिर आप ये करते हैं कि जैसे 5 या 10 साल पे वो डेप्रिशिएट हो रहा होता है, तो वो आपका वो कैश एक्सपेंस तो एक साल में एक साथ शायद हो गया होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस जा रही होगी। तो ये जो प्लांट है ये हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हो रहा होगा। सही है, सही है, सही है। और अच्छा, अकाउंट्स पेएबल अगेन हमने निकाले थे जो मटेरियल से रिलेटेड जो हम कैश पे कर रहे थे वहां से। तो मटेरियल हमने Q4 में परचेज कितना करना है वो निकाला था हमने, और उसका 50% हमने पे कर दिया था Q4 में ही और 50% बाकी रहता था। तो मटेरियल के यूनिट्स इनटू जो 80 पर यूनिट कॉस्ट है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50% से कि ये रिमेनिंग पोर्शन है। कैपिटल स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल स्टॉक यानी जो शेयर्स इशू हुए हुए हैं वो हुए हुए हैं। रिटेन अर्निंग्स होती है कि जो पिछले साल की रिटेन अर्निंग है वो उसमें पहले ऐड होगी टोटल नेट इनकम जो पूरे साल की हमारी नेट इनकम है, और माइनस हो गया जो पूरे साल में जो भी डिविडेंड पे हुआ है। तो ये आपकी लायबिलिटी इक्विटी साइड बन गई और बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। अब जो मुझे समझ में आई थी बात कि हमें ये एक्सेल पे करने में जहां हम एक क्वार्टर का करते थे और बाकी क्वार्टर कॉपी पेस्ट फॉर्मूला कर देते थे, हमें 1 घंटे से ऊपर लगा है। तो और दूसरी बात है कि सर ये सवाल और वो भी उस केस में लगा है फास्ट जब तुम्हारे मतलब माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें सीक्वेंस पता है, चीजें पता है। हाँ, एक जर्नल क्लास का जो माहौल है उसमें तो दूसरी चीज है कि एक्सेल पे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक्सेल पे 1 घंटा लगा मेरे ख्याल से। अगर ये हैंड रिटन करना होता तो इससे डबल टाइम तो लग ही जाएगा यार। हाँ, आराम से इससे हमारा एक एमसीक्यू हो जाएगा। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि वो ये सारे ना दे, इसमें से कुछ पार्ट्स हमें दे दें, मतलब कोई मोटी रात होगा बजट यही। बना दे इस तरह। अच्छा, लेकिन इसमें ये होगा वो सब डिपेंड करता है पार्ट कौन सा दे रहे हैं। ऐसा ना पार्ट एक में उसके लिए पीछे 3 चीजें बनानी है। हाँ, जो इन्होंने उसमें किया था प्रोसेस कॉस्टिंग वाले सवाल में। जिस तरह इन्होंने जो एमसीक्यूज मिड टर्म में दिए थे ना, वो मैंने तो एटलीस्ट उसमें पूरा प्रोसेस फॉलो किया था। बाद में इन्होंने क्लास में पता नहीं कोई शॉर्टकट बताया, वो मुझे उसका भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने तो पूरे प्रोसेस से ही किए थे वो। सही। तो
खैर मेरे ख्याल है एक सवाल की तो प्रैक्टिस कर लेना हैंड रिटन एक दफा हाँ ये ताकि कर लेंगे तो वैसे ये है कि तो ये हमारा फाद असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, सही? असाइनमेंट का क्वेश्चन 1 तो ये हो गया आपका मुझे लग रहा है यार ये इन्होंने ऑनलाइन जब पेपर था ना तब दिया होगा सवाल। हाँ यार इसको भी देख लेना, ये इन्होंने इंटरनेट से उठा के दिया होगा। यार ये बात प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिखाना है इसमें। ये जो पहले था 33.5 पहले मिलियन ये तो हाँ नंबर आ गया जो अगले और साल का इसमें नंबर ऐड क्या है किया है? उसमें पिछले साल का नंबर में ऐड किया जो इस साल कोई भी परचेज किया। सही है, 2 मतलब वैसे मिलियन की वो लॉजिकली की देख लो कि इतना प्लांट इक्विपमेंट था उसमें पहले में अगर कोई हम्म। और परचेज किया है तो वो ऐड करूंगा और डिप्रिसिएशन जो होती जा रही है वो माइनस कर दूंगा। ओके ठीक है। सिमिलरली मतलब आई होप कि बहुत कंफ्यूजिंग ना हो, परचेज के बजाय अगर सेल किया होता तो वो भी वो जो सेल किया वो भी वो माइनस हुआ हाँ होता। ओके ओके। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया है और चैप्टर 9 भी जो है वो पूरा यही सवाल ही है, मतलब ये एक पूरी प्रॉब्लम ही है जिसके सारे बजट बने हुए हैं। हाँ बजट तो इन्होंने आधे घंटे में कराया था यार एंड में, मुझे याद है। तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि एंड पे हाँ बस एंड में बैलेंस शीट के ऊपर जाके खत्म हो गया ये ना। तो ये पूरा चैप्टर 9 का बस ये एक सवाल ही है। यार ये कोई वैसे असाइनमेंट चेक करना है यार, ये ऑनलाइन शायद मिल जाए यही वाला असाइनमेंट। फराज चेक कर लेगा फराज। इन्होंने ये मेरे ख्याल है उठा के दे जाओ क्योंकि तुम वो क्विज भी इन्होंने शायद इसी तरह से ही दिया हुआ था ना। हाँ क्विज के सारे सवाल नेट पे थे। अच्छा ये भी क्विज के बाद पता चला था। हाँ यार वैसे ये बड़ा खौरी वाला सवाल है यार ये पता नहीं यार। और प्लस यार ये देखो ना उनके क्लास के क्वेश्चन जो ये क्लास में कराते हैं सीधा सीधा 20 मार्क कर दो, मार्क कर मैं दो। यही तो सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर को किस तरह ये ख्याल आता है कि हम ये इस तरह के सवाल कर सकते हैं। मतलब उनके जहन पे क्या ऐसी चीज आती है जो उनको बताती है कि यार अब इनका कैलिबर मैं यहाँ तक ले आऊंगा ये इस तरह के सवाल कर लेंगे। यार। इवन मतलब हमने इनको मिड टर्म में इतना बोला कि भाई पेपर बहुत लंबा था तो क्विज में भी ये लेकिन यही लगे हुए थे, इन्होंने बहुत कम टाइम दिया था, फिर खींच तान के कुछ करके इनको टाइम वो आगे बढ़वाना पड़ा था यार। यार फाज जब आर्ग्यू किया था ना कि पेपर लंबा था तो चैलेंज करे थे कि ये तो 10 मिनट का सवाल था, ये तो 5 मिनट का सवाल था। हलवा हलवा क्वेश्चन है हलवा। बस रिलैक्स। अच्छा तो चलो यार आज के लिए यार हमारे चैप्टर 9 हो गया है। और कौन रिकॉर्डिंग करता है? रिकॉर्डिंग तो रोक ही दो मेरे ख्याल है।